Good afternoon, students. Welcome back. My name is Ritu Sharma. I am working as an assistant professor in Babu Jagjeevan Ram Institute of Law, Bundelkhand University, Jhansi. In the first slide, we discussed about the essential elements of contract. Today, we are going to discuss about the types of contract, or the second chapter, which is important in the Indian contract law. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से, जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है, डिवाइड किया है. पहला पॉइंट विच आई हैव मेड इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फोर्सिएबिलिटी. आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2H में दिया है, उसके अकॉर्डिंग एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट और अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्रीमेंट जब तक एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा तब तक आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं. तो एनफोर्सिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंगली. जैसे कि पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया कि सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. एग्रीमेंट यानी कि जो दो लोगों ने मिल कर के सेम कंसेंट से, मीटिंग ऑफ माइंड से, म्यूचुअलिटी से बनाया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 2J में डिफाइंड है, जिसके अकॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड. इसीलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं. वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है कि एग्रीमेंट ही वॉइड है, यानी कंसेंट नहीं है या अदर कोई एलिमेंट इज़ मिसिंग. लेकिन अगर वॉइड जब बनाया गया था कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड था, लेकिन बाद में किसी और वजह से इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, इट बिकम्स वॉइड. जैसे लॉ में कोई चेंज हो गया, इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड वैसे देखने में तो गलत ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया है तो वॉइड कैसे, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो ही नहीं सकता है. थर्ड इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल जिसको हम वॉइड करा सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं शून्य करणीय, जिसको शून्य करवाया जा सकता है, विच इज़ एबल टू बी मेड वॉइड. तो वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया है, सेक्शन 2I में, जो कि कहता है एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स. इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ सिंपल मतलब ये है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो पक्षकारों में से किसी एक के ऑप्शन पर ही केवल वॉइड करवाया जा सकता है. एग्जाम्पल, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ फ्रॉड करके किया है. फ्रॉड करके किया है मीन्स द कंसेंट इज नॉट फ्री, इट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड. तो जिस आदमी के साथ फ्रॉड या कपट हुआ है, केवल लॉ उसको ही ऑप्शन देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है. जब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं कराया जाता, इट रिमेन्स वैलिड, इसीलिए इसको वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. नेक्स्ट टाइप इज अनएनफोर्सिएबल. नाम से ही समझ में आ रहा है, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वैलिड इन लॉ बट ड्यू टू एनी टेक्निकल डिफेक्ट. जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होना कंपलसरी है, लेकिन आपने उसको राइटिंग में नहीं करवाया है, तो वो वैसे तो वैलिड रहेगा लेकिन अनएनफोर्सिबल हो जाएगा. अगला है इलीगल या अनलॉफुल. तो इलीगल या अनलॉफुल जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है. एन एग्रीमेंट एंड और एन इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल. दो अलग अलग शब्द हैं, अगर कोई पूछे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा. एक है इलीगल और एक है वॉइड, दोनों में डिफरेंस है. इलीगल वो है जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वॉइड वो है जिसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते हैं. नेक्स्ट जो क्राइटेरिया बनाया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मोड ऑफ क्रिएशन. क्रिएशन मतलब किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस आपको पता है, एक्सप्रेस आप कैसे करते हैं, आइदर बाय राइटिंग और बाय वर्ड्स स्पोकन. तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बोल करके या लिख करके किया है तो इट्स क्लियर, इट्स एक्सप्रेस, तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. सेकेंड टाइप इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जहाँ पर ऑफर या एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली नहीं दिया है बट इट इज़ गिवन बाय कंडक्ट.
by your behavior. For example, when you go to a restaurant to eat, आप वहाँ जाकर ये नहीं कहते हैं कि I am coming here to contract, to make a contract with you, कि खाना खाने के लिए. आप सिर्फ वहाँ जाते हैं, you sit there and you ask for the menu card and they serve you food. उसके बाद आप ये नहीं कह सकते हमने आपको कोई ऑफ़र नहीं दिया था. लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप व्यवहार से कर रहे हैं भी वैलिड होता है. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट. इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट. क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं अर्ध संविदा. अर्ध संविदा का अर्थ है जो संविदा आधी है. कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब रचनात्मक कॉन्ट्रैक्ट, रचनात्मक संविदा. रचनात्मक संविदा का मतलब रचना आप किस चीज़ की करते हैं, कंस्ट्रक्ट आप किसको करते हैं, जो एब्सेंट होता है. तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा किया है जिसमें लास्ट स्लाइड में जब हमने पढ़ा था तो उसमें इसेंशियल्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के, तो कोई एक इसेंशियल अगर एब्सेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इंटेंशन से हम उसको मान लेते हैं कि वो है, हम उसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ कोई आता है और गलती से अपने पैसे छोड़ जाता है या कोई सामान छोड़ जाता है तो आप उसको वापस करेंगे, क्योंकि ये एक सेक्शन 68 से 72 तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं. ये क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों? क्योंकि आपको उसको वापस करना चाहिए. लॉ चाहती है कि आप ऐसा काम करें, इसलिए लॉ ये कहती है कि इवन इफ देयर इज़ नो ऑफर फ्रॉम हिज साइड टू रिटर्न हिज गुड्स बैक टू हिम, तब भी इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे अगर आप उसको वापस करते हैं. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन अर्थात प्रवर्तन. प्रवर्तन मतलब उसको लागू कराना. पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ को जो भी काम करना है एक साथ दोनों करते हैं. कोई भी काम बचता नहीं है करने के लिए. जैसे आप बुक खरीदने अगर दुकान पे जाते हैं, आप पैसे देते हैं एंड द शॉपकीपर गिव्स यू द बुक. कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड. आपने पैसे दिए, उसने आपको किताब दी, नथिंग लेफ्ट टू बी परफॉर्म्ड. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को हम बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं. एग्जीक्यूटरी का मतलब है फ्यूचर, मतलब दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से प्रॉमिस है, परफॉर्मेंस नहीं, या तो पूरी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है या इन पार्ट. कुछ पार्ट ऐसा रह गया है लेकिन दोनों पार्टीज़ की तरफ से ऐसा पार्ट रह गया है जिसको परफॉर्म करना अभी बाकी है. एग्जीक्यूटेड को यूनिलैटरल कहते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से कार्य पूरा हो चुका है. थर्ड इज नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. संविदा के प्रारूप के आधार पर. संविदा के प्रारूप के आधार पर दो प्रकार की संविदाएं होती हैं. पहला है ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामान्य संविदा, सिंपल, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं. एक आदमी ऑफरर, दूसरा एक्सेप्टर, दोनों मिलकर के टर्म्स को डिसाइड करते हैं, दोनों का कंसेंट होता है. लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक समय में एक आदमी बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है. जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आप उसका एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं. But the problem is in this type of contract, it is not practically possible for the university to come to every student while determining the terms of the contract. इसीलिए लॉ ने एक मानक बना दिया है, एक स्टैंडर्ड बना दिया है, एक फॉर्म बना दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट का जिसको सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं. इसीलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, मानक लंबाई का, वेट का, सबका एक सेट होता है. आपको पता है कि आपको वेट किलोग्राम्स में नापना है, तो एम्बिग्विटी नहीं होती है, डिफरेंस नहीं आता है. तो एडमिशन फॉर्म भरते टाइम सारे बच्चों को सेम एडमिशन फॉर्म भरना है. लेकिन जब ऐसा होता है कि व्हेन वन पार्टी डिसाइड्स द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द नेक्स्ट पार्टी और द अदर पार्टी इज द वीकर पार्टी, क्योंकि टर्म्स डिसाइड करने में उसको कोई उसकी कंसेंट नहीं ली जाती है, उसको डॉटेड लाइंस पर केवल साइन करना होता है. इसी वजह से लॉ ने या कोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय फॉलो करना कंपलसरी है. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर पार्टी, सबसे पहला जो गाइडलाइन दिया गया था वो था रीजनेबल नोटिस. नोटिस क्या है? सूचना.
सूचना किसको कहा जाता है? तथ्यों की जानकारी। तथ्यों की जानकारी तभी दूसरे व्यक्ति को होगी जब उसके ज्ञान में वो बात आ जाएगी, व्हेन द फैक्ट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी, तभी कहेंगे कि ही हैज़ द नोटिस। नोटिस तो आपने दिया है, किस बात का नोटिस आप दे रहे हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स का। क्या नोटिस दे रहे हैं? कि हमने ये टर्म्स डिसाइड की हैं, आप देख लीजिए। तो ये नोटिस तो आपने दे दिया, लेकिन नोटिस रीजनेबल नहीं था। एग्जाम्पल, आपने जहाँ पर साइन करवाया बच्चों से, उसके पीछे उसकी टर्म्स लिखी, लेकिन वो ऐसे फॉन्ट में थी जिसको पढ़ना नॉर्मली ईजिली पॉसिबल नहीं था, बहुत छोटे फॉन्ट्स में थी। तो वो नोटिस तो है, लेकिन वो नोटिस ऐसा नहीं है कि जिस पर उस व्यक्ति का ध्यान आसानी से चला जाए। रीजनेबल का अर्थ होता है युक्तियुक्त। युक्ति माना बुद्धि, जो बात बुद्धि को ठीक लगे। तो रीजनेबल टेस्ट एक रीजनेबल आदमी का टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके चश्मा लगा है, आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो फॉन्ट मान लिए जाएंगे कि अनरीजनेबल हैं। एक नॉर्मल साइट का व्यक्ति या चश्मा लगाने वाला या बिना चश्मे वाला व्यक्ति यदि उन टर्म्स को ईजिली पढ़ सकता है तो मानेंगे कि नोटिस रीजनेबल था। या जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स का एक पेज होता है। वो पेज पे जब तक आप उसके बॉक्स में टिक नहीं करेंगे, आपका वो पेज आगे नहीं बढ़ता है। अगर वो टिक करने का ऑप्शन वहाँ नहीं होता और आप उसको मिस कर जाते तो वे टर्म्स आपको पता ही नहीं चलते। तो टर्म्स के बारे में जानकारी देने का नोटिस ज़रूरी है उस पार्टी को जिसने टर्म्स का निर्धारण किया है, और वो नोटिस कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। इसमें केस है हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन, जिसमें ये बात कही गई थी। दूसरा पॉइंट है नोटिस शुड बी कॉन्टेम्पोरेनियस विद द कॉन्ट्रैक्ट। नोटिस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए फिर हम आपको उसकी टर्म्स के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही मीटिंग ऑफ माइंड्स इज़ नेसेसरी। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही आपको उसकी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नोटिस should be with the notice of what? Notice of the terms of the contract should be contemporaneous with the contract. Third is terms of the contract should be reasonable. शर्तें कैसी होनी चाहिए? युक्तियुक्त। आपने कोई ऐसी शर्त बना दी, जैसा कि सेंट्रल इनलैंड जो केस मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें कहा गया था, एक आदमी ने सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, लेकिन उसमें एक टर्म ऐसी थी इसमें लिखा था कि हम जब चाहें, मतलब एम्प्लॉयर जब चाहे तब आपको नौकरी से निकाल सकता है बिना नोटिस दिए, बिना कोई कारण बताए। तो ये बात रीजनेबल नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को निकाल रहे हैं तो उसको निकालने से पहले आपको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो इस केस में यही बात हुई थी। कोर्ट ने कहा कि द नोटिस द टर्म वॉज नॉट रीजनेबल विदाउट गिविंग एनी प्रायर इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉई, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फंडामेंटल ब्रीच नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल ब्रीच का मतलब होता है कि संविदा जिस उद्देश्य से की गई है आप उसको ही ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई टर्म नहीं बना सकते हैं कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो ही ख़त्म हो जाए। जैसे अगर आप अपने कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए दे रहे हैं और ड्राई क्लीनर्स ने एक टर्म ऐसा रखा है जिसमें ये लिखा है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज टू द क्लोथ, तो आप कपड़ा दे ही रहे हैं साफ़ होने के लिए, तो वो ही तो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। तो ऐसा कोई टर्म अगर आप निर्धारित करते हैं जिससे आपकी लायबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, तो ऐसा टर्म भी नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट सेफगार्ड इज नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का अर्थ होता है ऐसी लायबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रही। जैसे आपको पता है कि सिविल लॉज में टॉर्ट भी एक सिविल लॉ है, तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेमेडी आपको नहीं हो, लेकिन आप टॉर्ट में जा कर के कोई रेमेडी रिलीफ ले सकते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐसा टर्म नहीं हो सकता जिसमें लिखा हो कि आप किसी और सिविल विधि में रेमेडी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी को ख़त्म कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। आज इतना ही। नेक्स्ट में हम इसके जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है जिसको हम ऑफर या प्रपोजल कहते हैं, उसके डिटेल में उसको
पढ़ेंगे। थैंक यू।